जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज के इस वीडियो में हम 9 जनवरी 2021 को आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इससे पहले के प्रश्नों को देखा हो तो आप पाएंगे कि अब जो यहाँ पर जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन अब आपको आगे आने वाले समय में अपनी तैयारी को थोड़ी और बेहतर तरीके से करनी होगी। तो इस वीडियो में हम जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके साथ साथ जो भी उससे जुड़े हुए अन्य फैक्ट्स आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो वहाँ पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो एक प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं यानी कि जिन्हें हम लोग उर्वरक के नाम से जानते हैं, तो इनका सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर बात हो रही है कृत्रिम उर्वरकों की। तो ध्यान रखिएगा 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जो हमारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं जैसे कि पेरू हो गया, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये प्रश्न आज पूछा गया था, इसे आप टफ की कैटेगरी में रख सकते हैं। अगला प्रश्न था कि पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ नाम की पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी आपके 2019 का करंट अफेयर्स था। तो यहाँ पर जो ये पुस्तक है इसे लिखा है सवा नकवी ने। किसे? सवा नकवी ने इस पुस्तक को लिखा है। फिर पूछा गया था कि 2018 में जो गांधी शांति पुरस्कार था यह किसको दिया गया था। तो अगर आपको याद हो पुरस्कार दिया गया था 2018 के लिए और ये मिला था जापान के योहेई सासाकावा को। किसे? योहेई सासाकावा को ये पुरस्कार मिला था। क्यों मिला था ये पुरस्कार? तो इन्होंने वैश्विक स्तर पर जो लेप्रोसी नाम का रोग होता है जिसे हम लोग कुष्ठ रोग कहते हैं उसके क्षेत्र में काफ़ी बेहतर काम किया था और इसीलिए इन्हें गांधी शांति पुरस्कार 2018 में दिया गया था। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक हमारा होता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो कि पिछले साल मिला था डेविड एटनबरो को। तो दोनों प्रश्न में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपसे सिर्फ गांधी शांति पुरस्कार की बात की जाए तो इसका मतलब है यहाँ पर हम महात्मा गांधी शांति पुरस्कार की बात कर रहे हैं और जब यहाँ पर आगे इंदिरा लगा दिया जाए तो आपको समझ जाना है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात की जा रही है। अगला प्रश्न जो कि आसान ही था कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो मुख्यालय के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप चाहें उस वीडियो को देख सकते हैं। kvguruji.in के ऊपर इसका आपको आर्टिकल भी मिल जाएगा जहाँ से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओपेक का जो मुख्यालय है ये आपको ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मिलेगा। और कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो यहाँ पर वियना है यहीं पर आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी मुख्यालय मिलेगा जिसे हम लोग IAEA के नाम से जानते हैं। फिर पूछा गया था नोबेल शांति पुरस्कार 2019। तो शांति पुरस्कार नोबेल के क्षेत्र में ये दिया गया था आबे अहमद अली को। कौन है ये? तो इथियोपिया के ये पीएम थे और इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच में जो रिश्ते हैं उनमें सुधार के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था आबे अहमद अली को। अगर आपसे 2020 का पूछ लिया जाए जो कि इससे पहले पूछा भी जा चुका है तो ध्यान रखिएगा कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। फिर पूछा गया था कि जो ताशकंद समझौता है यह किनके बीच में हुआ था। तो ताशकंद समझौता हुआ था कहाँ पर? यूएसएसआर के शहर ताशकंद में, जो कि वर्तमान में आपको मिलेगा कहाँ पर ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री यानी कि उस समय के हमारे पीएम और पाकिस्तान के अयूब खान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था। ये समझौता हुआ क्यों था? क्योंकि 1965 में दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ था और उसी युद्ध के बाद में दोनों देशों के बीच में शांति कायम रह सके, इसी के लिए उस समय के सोवियत संघ के द्वारा मध्यस्थता की गई थी और 11 जनवरी 1966 को दोनों देशों के बीच में ये समझौता हुआ था। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एक शिमला समझौता भी होता है। तो चलिए उसके बारे में आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न था कि जो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का फाइनल मैच हुआ था वह किस मैदान पर हुआ था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्रिकेट के मक्का के नाम से भी इस मैदान को हम जानते हैं और ये मैदान है लॉर्ड्स का। कहाँ का? लॉर्ड्स का मैदान, जो कि आपको मिलेगा यूके में। अब यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें और ध्यान रखनी है। कौन सी? जैसे कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 आपके इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। फाइनल जो मुकाबला है वह इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था और इंग्लैंड यहाँ पर रहा था विजेता। अपने देश भारत के संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारी पुरुषों वाली टीम है
उसने 2 बार आईसीसी विश्व कप को जीता हुआ है। एक बार हमने जीता था 1983 में जब कपिल देव जी कप्तान थे, और एक बार हमने जीता था 2011 में जब महेंद्र सिंह धोनी इसके कप्तान थे। तो दोनों के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। और कल वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो पहला आईसीसी पुरुषों का T20 विश्व कप हुआ था 2007 में, उसे भी हमारे देश भारत ने जीता था। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान था कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो ये आपका सीपीयू होता है, जिसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। फिर पूछ लिया गया था कि जो 45वां G7 शिखर सम्मेलन है 2019 में, ये कहाँ पर हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, जो 45वां G7 शिखर सम्मेलन है ये आपके हुआ था फ्रांस के बियारिट्ज में। कहाँ पर? फ्रांस के बियारिट्ज में ये हुआ था। कब? 2019 में। और इसमें हमारे पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। 46वां जो था वह आपका 2020 में होना था अमेरिका के कैंप डेविड में, लेकिन कोविड-19 और राष्ट्रपति चुनाव के कारण इसका आयोजन नहीं हो सका। और 2021 वाला जो है ये आपका आयोजित होगा यूके में। कहाँ पर? यूके में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 47वां यूके में होगा। और यूके के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी को इसमें आमंत्रित भी किया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, G7 समूह के देशों की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुल 7 देश इसमें शामिल हैं। रसिया भी कुछ समय के लिए शामिल हुआ था, तब इसका नाम हो गया था G8। तो वर्तमान में इसमें है 7 देश। कौन कौन से हैं? उत्तर अमेरिका से आपका कनाडा हो गया, और हो गया आपका अमेरिका, यानी कि यूएसए और कनाडा हो गया। फिर यहाँ पर आप आएंगे तो यूके हो गया। यूके से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको फ्रांस मिलेगा। फ्रांस के बाद में आपको जर्मनी मिल जाएगा। फिर इसके नीचे आपको मिलेगा इटली। तो इनकी संख्या हो गई 6। और एक देश हमारा है एशिया से, जिसका नाम है जापान। तो इन 7 देशों का समूह है G7। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारे तारे टिमटिमाते हैं ये किसके कारण टिमटिमाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तारों का जो टिमटिमाना है इसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन इसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न था कि जो हमारे दंत चिकित्सक होते हैं, यानी कि जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं, उनके द्वारा किस प्रकार के लेंस या मिरर का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो लेंस होता है ये आपका होता है कॉनकेव। क्या होता है? कॉनकेव, यानी कि अवतल जो हमारे दर्पण होते हैं या जो हमारे कॉनकेव लेंस होते हैं उनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। रीजन क्या है? तो रीजन इसके पीछे ये होता है कि जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है इसके द्वारा, या फिर कॉनकेव दर्पण मिरर होता है, उसके द्वारा जो हमारे दांत की इमेज होती है वह काफ़ी बड़ी बनती है। तो इसीलिए दांत को अच्छे तरीके से डेंटिस्ट यहाँ पर देख पाते हैं, और इसीलिए हम कॉनकेव लेंस या कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। फिर पूछा गया था कि 2018 में जो आयुष्मान भारत योजना है इसकी शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो आप देख रहे होंगे कि योजनाओं में भी अब थोड़ा सा घुमाना शुरू कर दिया है। अभी तक सामान्य रूप से ये पूछा जाता था कि योजना कब शुरू हुई थी, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाता था कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। अब थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया गया है कि ये पार्टिकुलर योजना किस राज्य से शुरू हुई थी। तो आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं। 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से? झारखंड की जो राजधानी है रांची से। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आयुष्मान भारत योजना की बात आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस योजना के अंतर्गत हमारे देश के 10 करोड़ परिवारों या फिर 50 लाख लोगों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। और योजना के अंतर्गत जो भी हमारी द्वितीयक या फिर तृतीयक प्रकार की बीमारियां होती हैं उनके लिए यहाँ पर 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा, ऐसा आयुष्मान भारत योजना में कहा गया है। और आयुष्मान भारत योजना को ही हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न था कि सती प्रथा जो थी इसकी समाप्ति के समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो सती प्रथा के बारे में आप सभी को ये पता होगा कि राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी समाप्ति की गई थी। तो गवर्नर जनरल उस समय थे विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक यहाँ पे थे गवर्नर जनरल। तो चलिए नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि सती प्रथा हमारी कब समाप्त हुई थी। अगला प्रश्न था कि डायनेमो के आविष्कारक कौन है। तो डायनेमो के आविष्कारक की बात करते हैं अगर हम लोग, तो इसके आविष्कारक थे माइकल फैराडे। कौन थे? माइकल फैराडे। अब डायनेमो एक हमारा होता है और एक हमारा होता है डायनामाइट। तो कई बार लोगों को जल्दबाजी में यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, उनको डायनेमो डायनामाइट दिखता है और डायनामाइट दिखता है डायनेमो। तो ध्यान रखिएगा, डायनेमो के आविष्कारक हैं माइकल फैराडे। और अगर हम लोग बात करते हैं डायनामाइट की, तो इसके आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबल साहब, जिनके नाम पर ही
नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोनों में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं परमाणु विखंडन की, तो रदरफोर्ड इसके आविष्कारक थे, यानी कि इसके बारे में पता लगाया था। एक्सरे के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा डब्ल्यू के रोन्टजन ये एक्सरे के आविष्कारक थे या खोजकर्ता थे। गन पाउडर भी पूछ लिया जाता है, तो रोजर वेकन इसके खोजकर्ता या आविष्कारक थे। ऑक्सीजन जो कि हमारा एक केमिकल एलिमेंट है या ऑक्सीजन का एक अणु है, तो इसकी जो खोज है ये की गई थी जे प्रिस्टले के द्वारा। इसी प्रकार से आनुवंशिकता के नियम पूछ लिए जाते हैं, तो इसे किया था गेरगरी मेंडल ने। और कल मैंने आपको जेनेटिक कोड और कृत्रिम जीन के बारे में भी बताया था, जिसे हमारे देश के अरविंद खुराना जी ने खोजा था। अगला प्रश्न पूछा गया था करंट अफेयर्स से कि 5 मार्च 2020 को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला देश कौन सा था। तो ये हम लोग करंट अफेयर में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लग्जमबर्ग जो कि यूरोप का एक देश है, उसने पर्यावरण के प्रति जो भी हानिकारक प्रभाव थे उसको कम करने के लिए जो वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको फ्री कर दिया था। तो ये देश था कौन? लग्जमबर्ग। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न CAB का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। तो कई सारे आपने इसके ऊपर जोक्स भी देखे होंगे कि जब इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा था उस समय जब पत्रकार कई सारे लोगों से पूछते थे तो उनको इनके नाम नहीं पता होते थे, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप सबको नाम पता होंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAB को हम लोग कहते हैं। बाकी अगर हम लोग CAA की बात करते हैं तो इसे हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं। और NPR होता है जिसे हम लोग नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के नाम से जानते हैं। एक हमारा होता है NRC जिसे हम लोग नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के नाम से जानते हैं। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। विश्व कछुआ दिवस पूछा गया था, तो ये हमारा होता है 23 मई को। कब? 23 मई को मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस, यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे। अगला पूछा गया था कि भारत के सबसे युवा सांसद कौन है। तो 2019 में जो आपके लोकसभा चुनाव हुए थे उसी में बीजू जनता दल पार्टी से जो हमारी चुनी गई थी चंद्रानी मुर्मू। कौन? चंद्रानी मुर्मू ये सबसे युवा सांसद वर्तमान में है। क्योंझर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी कि लोकसभा की सीट थी ये क्योंझर, और ये है उड़ीसा से। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और जब ये सांसद चुनी गई थी उस समय इनकी आयु थी 25 वर्ष 11 माह। सांसद के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? तो अगर कोई व्यक्ति लोकसभा में सांसद बनना चाहता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी होती है 25 वर्ष। तो यानी कि 25 वर्ष के जस्ट बाद इन्होंने चुनाव लड़ा और उसमें इन्होंने जीत हासिल की थी। अगला प्रश्न ये आपके कल का है कि 18वां जो रेलवे जोन है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है दक्षिण तट रेलवे, जो कि आपको मिलेगा विशाखापट्टनम में। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर आइए जो भी हमारे रेलवे जोन है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उत्तरी रेलवे ये आपको दिल्ली में मिलेगा। उत्तरी पूर्वी रेलवे गोरखपुर में है। उत्तरी मध्य रेलवे प्रयागराज में है। पूर्वी मध्य रेलवे ये आपको बिहार के हाजीपुर में मिलेगा। उत्तरी पूर्वी सीमा प्रांत रेलवे तो ये असम की गुवाहाटी में है। फिर कोलकाता की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 रेलवे जोन के मुख्यालय मिलेंगे। एक तो हमारा है पूर्वी रेलवे, दूसरा हमारा है दक्षिणी पूर्वी रेलवे, और तीसरा हमारा है कोलकाता मेट्रो। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हमारे देश की सबसे पुरानी मेट्रो भी है कोलकाता मेट्रो। फिर पूछा गया था फिर हमारा अगला है पूर्वी सीमा प्रांत रेलवे, जिसका मुख्यालय आपको उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में मिलेगा। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे इसका मुख्यालय आपको छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मिलेगा। दक्षिणी मध्य रेलवे की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा सिकंदराबाद में। दक्षिणी तट रेलवे जो कि हमारा सबसे नवीनतम है तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा विशाखापट्टनम में। इसी प्रकार से उत्तरी पश्चिमी रेलवे की बात करते हैं तो जयपुर में है। पश्चिमी मध्य रेलवे की बात करते हैं तो जबलपुर में है। पश्चिमी रेलवे और जो हमारा मध्य रेलवे है दोनों के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि इनका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। कहाँ पर? मुंबई में पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे दोनों का मुख्यालय है। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको कर्नाटक के हुबली में मिलेगा। और दक्षिणी रेलवे की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा चेन्नई में। तो ये हमारे 18 रेलवे जोन है। अगला एक प्रश्न कल था कि 2020 में जो आपके चक्रवात आए थे, तो ध्यान रखिएगा 2020 में कुल मिलाकर के जो हमारा उत्तरी हिंद महासागर है वहाँ पर 5 चक्रवात आए थे। कौन कौन से? एक तो था अम्फान, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाले एरिया में आया था। फिर हमारा एक था निवार, जिसका नामकरण किया गया था ईरान के द्वारा। फिर एक गति आया था जो कि आपके ओमान और यमन, इसके अलावा जो सोमालिया वाला रीजन है वहाँ पर आया था, यानी कि अफ्रीका के पास में। फिर एक आया था हमारा निसर्ग, जिसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने। और सबसे लास्ट में आया था वुरेई,
क्या नाम था? बुरई। और ये हमारा आया था नीचे श्रीलंका और तमिलनाडु और केरल के पास में, तो इसका नामकरण किया था मालदीव ने। तो ये 5 चक्रवात आपके आए थे। पेपर में शायद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाले के बारे में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा था अम्फान चक्रवात। कौन था? ये हमारा अम्फान चक्रवात था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2020 किसको मिला था? तो ये पुरस्कार मिला था कुल 4 लोगों को। किसे? 4 लोगों को ये पुरस्कार मिला था। एक थे सहीहुल आलम बांग्लादेश के, एक थे मोहम्मद मुसाद ईरान के, एक थे दापो ओलोरुयोमी ये नाइजीरिया के थे, और एक थी स्वेतलाना प्रोकोप्यावा ये थी रसिया की। तो इन 4 लोगों को ये पुरस्कार मिला था। तो वैसे इसे याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि टफ भी है, तो अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लेंगे, अदरवाइज ये पूछ लिया गया लेकिन आगे पूछे जाने की संभावना कम ही है। अगला प्रश्न था कि 2019 में जो मानव विकास सूचकांक आया था उसमें भारत की रैंक कितनी थी? तो ये प्रश्न शायद चौथी या 5वीं बार पूछा जा रहा है। तो 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें हमारे देश का स्थान था 129वां। 2020 वाली भी रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें हमारे देश का स्थान है 131वां। तो ये दोनों तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसे जारी करता है। और अगर हम लोग शीर्ष देशों की बात करते हैं तो पहले स्थान पर हमेशा की तरह ही नॉर्वे रहता है, आयरलैंड यहाँ पर दूसरे और स्विट्जरलैंड रहा था तीसरे स्थान पे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि जो हमारा HDI होता है वह किन पैरामीटर पर जारी किया जाता है, तो इसमें हमारा होता है स्वास्थ्य, किसी देश में शिक्षा कैसी है और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसा है, इसके ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे कोबोल का नाम पूछा गया था, तो कंप्यूटर का यह एक प्रश्न था। तो कोबोल का नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये इसका पूरा नाम है। इसी प्रकार से कंप्यूटर के कुछ अन्य नाम भी आपको यहाँ पर मिलेंगे जिन्हें आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा जब आपको PDF मिल जाएगी। अगला प्रश्न पूछा था कि जो हमारे देश में महारत्न कंपनी भेल है इसका पूरा नाम क्या है? तो बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न था। इसका पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या नाम है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो इसी प्रकार से कई सारी अन्य महारत्न कंपनियां भी मिलेंगी जिनके फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। तो जैसे एक हमारा है ONGC, तो इसका पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। फिर एक हमारा है भेल जिसका मैंने आपको बता ही दिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। फिर हमारा है गेल यानी कि GAIL, तो गेल का पूरा नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी प्रकार से IOCL की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या नाम है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसी प्रकार से हमारा सेल है तो इसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर हमारा आता है NTPC, तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। फिर हमारा है BPCL जिसे हम लोग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं। फिर हमारा आता है HPCL जिसे हम लोग हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं। और एक हमारा है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि PGCL। तो ये हमारे महारत्न कंपनियां हो गई जिनके पूरा नाम तो आपको पता ही होनी चाहिए। अगला प्रश्न शायद था कैलाश सत्यार्थी किस गांव से थे, लेकिन बाद में एक बच्चे ने बताया कि यहाँ पर यह पूछा गया था कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला क्यों था। तो कैलाश सत्यार्थी की बात करते हैं तो इनके द्वारा शुरू किया गया था बचपन बचाओ आंदोलन। क्या था? बचपन बचाओ आंदोलन। ये आप देख सकते हैं बचपन बचाओ आंदोलन, और इसी के लिए ये मुख्य रूप से उन बच्चों के लिए कार्य करते थे जो कि गरीब थे, इसके अलावा मजदूरी से जुड़े हुए थे यानी कि बाल श्रम से जुड़े हुए थे। तो उन्हीं के लिए इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी और इसी के लिए 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था शांति की फील्ड में, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ में। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान था कि कंप्यूटर के जनक कौन है। तो कंप्यूटर के जनक की बात करते हैं तो ये है चार्ल्स वेबेज। कौन है? चार्ल्स वेबेज हैं कंप्यूटर के जनक। आधुनिक भौतिकी के जनक की बात करते हैं तो गैलीलियो गैलीली हैं। हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पर है नॉर्मन बोरलॉग। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगर हम लोग आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक की बात करते हैं तो निकोलस कॉपरनिकस आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक हैं। परमाणु भौतिकी के जनक की बात करते हैं तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु भौतिकी के जनक हैं। परमाणु विज्ञान के जनक की बात करते हैं तो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी हैं। कंप्यूटर विज्ञान की अगर आपसे बात की जाए तो इसके जनक हैं जॉर्ज बोले और एलन ट्यूरिंग। इसी प्रकार से
अगर आपसे जीव विज्ञान के जनक की बात पूछी जाए तो ये हैं अरस्तु। भारत में अगर हम लोग से हरित क्रांति के जनक का नाम पूछा जाए तो ये हैं एम.एस. स्वामीनाथन। भारतीय संविधान के जनक ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब हैं। उसके बाद में अगर आधुनिक ओलंपिक के जनक का नाम पूछा जाए तो ये हैं पियरे डी कूपर्टिन, तो इनका नाम भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसी प्रकार से जेनेटिक्स के फादर के नाम पूछे जाए तो ग्रीगर जॉन मेंडल हैं। इंटरनेट के जनक की बात की जाए तो बिन सर्फ हैं। बॉटनी की बात की जाए तो थियोफ्रेस्टस इसके जनक हैं। फिर अगर हम लोग बिजली की बात करते हैं यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन इसके जनक हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के जनक की बात करें तो माइकल फैराडे हैं। टेलीविजन के जनक की बात करते हैं तो फिलो फर्न्सवर्थ हैं इसके जनक। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, बाकी कुछ अन्य भी दिए गए हैं, इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। फिर पूछा गया था कि 1920 का जो खिलाफत आंदोलन था यह किससे संबंधित था, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर यह पूछा गया था कि खिलाफत आंदोलन के साथ में अन्य कौन सा आंदोलन था, तो ये हमारा था असहयोग आंदोलन। तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि जो हमारा खिलाफत आंदोलन है वह 1919 से लेकर के 1924 तक चला था। क्यों चला था? तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था कि जो ऑटोमन एम्पायर के द्वारा तुर्की के खलीफा का पद को हटा दिया गया था उसको फिर से स्थापित करना। शुरू किसने किया था? तो अली बंधु के द्वारा 1919 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो बस आप इसके बारे में याद रखेंगे। यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछा गया था, तो प्रियंका चोपड़ा है यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर। तो ये आप यूनिसेफ के बारे में ध्यान रखेंगे। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। एक जरूरी पॉइंट जो आपको यूनिसेफ के बारे में याद रखना है कि जब इसका गठन हुआ था तो आई का मतलब होता था इंटरनेशनल। तो वर्तमान में भले ही इसके पूरे नाम में आपको आई मिले, लेकिन जो इसका पूरा नाम है उसमें अब इंटरनेशनल शब्द को हटा दिया गया है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। मुख्यालय आपको यूएसए के न्यूयॉर्क में मिलेगा और अध्यक्ष इसकी हेनरिटा H4। नासा के द्वारा लॉन्च किए गए 10वीं के बच्चे द्वारा निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इस सैटेलाइट का नाम था कलाम सैट B2। क्या नाम था? कलाम सैट B2। और श्रीहरिकोटा से इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था पिछले साल यानी कि 2019 में। ये सैटेलाइट बनाई किसने थी? तो एक फर्म थी जिसका नाम है स्पेस किड्स इंडिया, चेन्नई की स्पेस एजुकेशन फर्म थी, इसी के द्वारा सैटेलाइट का निर्माण किया गया था। लॉन्च किससे हम लोगों ने किया था यानी कि इसरो ने? तो इसे लॉन्च किया गया था PSLV C-44 रॉकेट की सहायता से। अगला प्रश्न था कि जो हमारा लिटमस पेपर होता है वह किससे बनता है? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा लिटमस पेपर होता है वह बनाया जाता है लाइकेन, फंगस और काई। तो इन सभी को मिला करके हमारे लिटमस पेपर को तैयार किया जाता है। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित कुछ पुस्तकों के बारे में पूछा गया था, तो बहुत सारी पुस्तकें वैसे इन्होंने लिखी है, जैसे कि गोदान, गबन, निर्मला, कफन, रंगभूमि, सेवा सदन। इसके अलावा मानसरोवर की बात करें, दरगाह की बात करें, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, दो बैलों की जोड़ी, ये कुछ मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो इनके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। फिर पूछा गया था कि 2019 में एक बाघ जो था सफ़ेद रंग का यानी कि व्हाइट टाइगर था, ये डेड पाया गया था, तो ये कहाँ का था या इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था बाजीराव। क्या नाम था? बाजीराव इसका नाम था कहाँ पर ये? तो मुंबई में जो आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर ये अंतिम सफ़ेद बाघ था बाजीराव, और इसकी मौत पिछले साल यानी कि 2019 में हुई थी। फिर पूछा गया था कि जो सुशासन सूचकांक 2019 है इसमें किस राज्य को दूसरा स्थान मिला था? तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र को यहाँ पर मिला था दूसरा स्थान। पहला स्थान किसका था? तो पहला स्थान था तमिलनाडु को। तो 26 दिसंबर को 2019 में सुशासन सूचकांक जारी किया गया था और इसमें पहले स्थान पर था तमिलनाडु। फिर पूछा गया था कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी 11वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये आयोजन हुआ था ब्यूनस आयर्स में, जो कि अर्जेंटीना की कैपिटल है, और 2017 में इसका आयोजन किया गया था। 12वीं कब होगी? तो ये आपकी होगी 2021 में। कहाँ पर? कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में। तो ये भी आप कह सकते हैं टफ प्रश्न था, क्योंकि 2017 के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। अगला प्रश्न था कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें उपयोगी गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्रिया होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में मिलता है, और जो हमारे सूर्य की एनर्जी होती है उसकी उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है।
तो ये क्रिया होती कहाँ पर है, फोटोसिंथेसिस वाली, तो ये हमारे पौधों में होती है। तो ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि टॉक शो माई नेक्स्ट गेस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन में शामिल अभिनेता कौन थे, तो ये थे शाहरुख खान। कौन थे? शाहरुख खान। इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को फ्रांस के द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला था, तो ये हमारे थे किरण कुमार जी। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सेवरियल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर, तो ये दिया गया था किरण कुमार जी को। फिर पूछा गया था कि जोन व्हील का जो मेला है यह किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो जोन व्हील के मेले की बात करते हैं तो ये असम राज्य में आयोजित होता है। इसी प्रकार से गंगा सागर मेले की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। कुंभ मेले की बात करते हैं तो प्रत्येक 12 वर्षों में होता है, नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद और उज्जैन में। पुष्कर मेले की बात करते हैं तो ये राजस्थान का मेला है। सोनपुर मवेशी मेले की बात करते हैं तो ये बिहार का है। हेमिस गोम्पा मेले की बात करते हैं तो ये लद्दाख का है। अम्बुबाची का जो मेला है बहुत ही प्रसिद्ध है, आसाम का मेला है। उसी प्रकार से चंद्रभागा ब्रिज आपको मिलेगा तो उड़ीसा में, लेकिन जो चंद्रभागा का मेला है ये लगता है राजस्थान में। फिर पूछा गया था कि जो हमारा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संस्थापक सदस्य देश है वह इनमें से कौन है, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश यानी कि बात हो रही है आसियान समूह की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसमें वर्तमान में कुल 10 देश हैं और जब इसकी स्थापना की गई थी यानी कि 8 अगस्त 1967 को, तब इसमें सदस्य देशों की संख्या थी 5, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो यह भी आपका एक टफ प्रश्न था। आसियान का आपको मुख्यालय जरूर याद रखना है, ये आपको मिलेगा जकार्ता में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ब्लड प्रेशर के नियंत्रण के लिए किस आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है, तो इस मेडिसिन का नाम है सर्पगंधा। क्या नाम है? सर्पगंधा। तो इस प्रकार से हमने जो भी प्रश्न मुझे मिले थे उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर आपने पेपर दिया हो और आपको लगता है कि कोई प्रश्न छूटा हुआ है तो वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर अगर आप आगामी समय में एग्जाम देंगे तो आप अपने प्रश्नों को 9838443100 के ऊपर सेंड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप अगर 10 से ज़्यादा प्रश्नों को याद है तो आप कॉल करके भी मुझे बता सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।